हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आपके लिए लेके आ चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एथेनॉल, जो आपके साइंस की केमिस्ट्री में 4th नंबर के चैप्टर में है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज एथेनॉल, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता होगा माइंड में। तो इट इज जस्ट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है बड़ा ही अच्छा है। अक्सर लोगों के मुंह से आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। एथेनॉल की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल जो है वो मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट जस्ट बगल में जो आप इमेज देख रहे होंगे, क्वेश्चन मन में यही आता होगा, सर ये क्या एथेनॉल है? तो नहीं भाई, ये एथेनॉल नहीं है, ये लिकर है। मीन्स कि एथेनॉल की कुछ परसेंटेज को इसमें क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि व्हाट इज एथेनॉल एंड व्हाट इज दिस। क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, इसको छोड़िए आप, मैं बताता हूँ आपको। जो होता है वो क्या होता है, CH3 CH2OH। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो है इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो जस्ट लाइक यही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंबाइन कर पे लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, C2। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 5। और मैं कहूँ एक और है तो कितना हो जाएगा, 6। और क्या हो जाएगा, O। तो जो निकल के यही आना है फॉर्मूला, C2H6O। इज दैट क्लियर ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, या तो आप ये लिखिए या तो सिंपल वे में बोल सकते हैं C2H5OH। इतना क्लियर है ना? अब मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कुछ इतना दिया गया है, 46.068 ग्राम पर मोल, जिसकी आपको नीड है नहीं है। अगर आपको ध्यान रखना है तो रखिएगा, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जस्ट नीचे जो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एथेनॉल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.37 डिग्री सेल्सियस। अब जब यहां पे ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक चीज और देख लेते हैं, IUPAC नेम जो आपको यहां दिख रहा था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, साथ ही साथ में इसका क्या है, IUPAC नेम। मीन्स क्या है सर, IUPAC नेम है, फिर सिंपल नेम क्या होता है? तो सिंपल नेम होता है इथाइल एल्कोहल। सिंपल नेम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब सर इथाइल एल्कोहल को ही हम एथेनॉल कहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसकी डेंसिटी आपको ध्यान रखना है तो रखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से इसको हम हमारी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। जैसे ही आपकी ये चीजें क्लियर होती हैं तो थोड़ा हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब आप कहेंगे सर मैंने तो इन चीजों के बारे में जान चुका हूं, या इनके बारे में मेरे को पहले से ही नॉलेज है। तो भाई अगर आपको पहले से नॉलेज है या आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा सा सही नहीं, उसको आप लिख नहीं सकते हैं जो आपको पता है। जो आपको लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एथेनॉल इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड। अब मन में ये बात आती होगी सर अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था वो तो कलरफुल था, कलरलेस था ही नहीं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि वो मिक्सचर है। वो क्या है, मिक्सचर है, ना कि एथेनॉल है। इज दैट क्लियर ना? तो एथेनॉल की जो आपने देखा था जिसमें हम इसको कंजर्व किए थे वो कलरलेस ही था, लेकिन बगल में जो एक डायग्राम बना था वो कलरलेस इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें क्या किया गया है, ऐड किए गए हैं चीजें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ध्यान करना कि ये कैसा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। सेकंड पॉइंट रहता है एथेनॉल हैज अ बर्निंग टेस्ट, मतलब कड़वा कड़वा इसका टेस्ट होता है। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा? थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एथेनॉल हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 351.5 K। अब मन में यही बात आती है सर ये K क्या है? तो K इज अ केल्विन। केल्विन मीन्स टेम्परेचर को मेजर करने की। भाई
जिस तरीके से डिग्री सेल्सियस होता है उसी तरीके से क्या होता है, केल्विन होता है। जो टेम्परेचर रहता है या जो हीट रह रही है, इसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की यूनिट्स यूज करते हैं। तो जो डिग्री सी और इसमें रिलेशन क्या है सर, अगर मेरे को पता है 78 डिग्री सेल्सियस है तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल है भाई, कि आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स कि अगर सर मैं कहूं कि 1 केल्विन तो आपको क्या करना है, तो 1 + 273 आपको ऐड करना है और आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया था कि 273 में मैंने कितना ऐड कर दिया था, 78, और जैसे ही मैं इतना ऐड कर रहा था तो मेरे को कितना मिल रहा था, 351 केल्विन। क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एथेनॉल इज अ कंप्लीटली मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि एथेनॉल को हम किसी भी रेशियो में ले लें और उसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो टोटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये मतलब नहीं है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मन में बात आती होगी सर वो कहते हैं कि इतने का होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जितना चाहें उतने अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं और उतना आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप, मेरे को तो नहीं लगता है आपको इथाइल एल्कोहल या जो एथेनॉल है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपकी ये चीज़ें क्लियर होती तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब हमें देखनी है तो सबसे पहले इनमें से एक प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही होगी, कंबंशन। व्हाट इज कंबंशन? तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कंबंशन। कंबंशन ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सीधा सीधा ये समझिए जलाना है। और जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या रिलीज होता है? तो आप कहेंगे सर या तो धुआं निकलता है या फिर जो स्मोक है जिसको हम कह रहे हैं, या फिर सर एनर्जी निकलती है। आप कहेंगे अच्छा ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल होता है भाई, आप ही बता रहे हैं, आपका साथ वाला बता रहा है। अगर ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी भी चीज को आप जला लीजिए, किसी भी चीज को, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होने वाली है, साथ ही साथ में वाटर रिलीज हो और साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये आपको 3 पॉइंट ध्यान करना है और क्लियर रिएक्शन। तो कंबंशन में क्या है, यही देखिए इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबंशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। मीन्स कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो आपके पास, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो आपको ऐसा करना है। अब किस तरीके से समझिए, सपोज आपके पास क्या है, कार्बन। तो आप कहेंगे सर जब कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तब तो हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देन तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? कंपाउंड नहीं है लेकिन कार्बन तो है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं को बोलते जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो एक सर्टेन रेशियो में। तो मैं कहूं हम पढ़ किसकी प्रॉपर्टी रहे हैं, तो आप कहोगे सर एथेनॉल की। तो एथेनॉल का फॉर्मूला तो आप कहेंगे C2H5OH। अब आपको करना क्या है, इनको करना है बर्न, जलाना है। और जैसे ही आप इसको जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, तो आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट, सेकंड वन इज वाटर एंड थर्ड वन इज हीट, जिसको आपको किसी फॉर्मूले के फॉर्म में ना लिख के सिंपल सा लिख देना है कि हीट। तो आई होप आप ये क्लियर कर पा रहे होंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जैसे ही आपका ये कंबंशन क्लियर हो जाता है, आप कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है ये जो एथेनॉल है अगर ये ऐसा दे रहा है तो और सारे कंपाउंड देंगे। बिल्कुल भाई, उससे मतलब नहीं है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा है, ये वर्ड तो हमने कभी यूज ही नहीं किया कि एथेनॉल को जब हम कंबंस करेंगे या कंबस्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? तो जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने का ट्राई करते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, CO2 एंड H2, और साथ में हीट तो है ही। तो आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। और जैसे ही आपका ये क्लियर होता है तो नेक्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन में भी तो यही होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो भाई मैं कब मना कर रहा हूं, यही तो होता है। तो देखते हैं कैसे। सपोज हमारे पास क्या है, CH3, और इसकी जगह हम पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, CH2 और OH। अब जब आप इसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रहती है,
तो यहाँ जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट क्वेश्चन मन में यही आएगा कि सर व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट रहता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन यूज होगा, तो अगर आपको एसिडिक मीडियम यूज करना है तो K2Cr2O7, और बेसिक मीडियम यूज करना है आपको तो KMnO4, जो आपको सुटेबल लगे तो वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो K2Cr2O7 करेगा, ठीक है भाई। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ ही साथ में क्या लिखना है, K2Cr2O7। अब क्या होता है, तो बात तो ये हुई थी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। अब अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी क्या होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगा। अगर हाइड्रोजन रिलीज होता है तो कहां से निकलता है, अल्फा कार्बन से। यहां से ये निकलेगा H2 और यहां से क्या निकलेगा O2, सॉरी O2 नहीं, यहां से क्या निकलेगा O। और जैसे ही यहां से H2 और O निकलता है तो आपको पता है H2 और O मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, H2O। रिमेन बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर CH3CHO। इसका केमिकल नेम क्या है, तो आप कहेंगे सर एसीटेल्डिहाइड इसका नाम है। क्लियर होता है कि ना होता है, कैसे, देखिए यहां से मैंने किसको हटाया है, H2 को, और यहां से मैंने किसको हटाया है, O को, और H2 और O मिलके क्या रिलीज कर रहे हैं, H2O, और बचता क्या है आपका CH3CHO। अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं होती, इसका एक बार और ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, तो देखते हैं। हमारे पास क्या है, CH3CHO। अब जब हम इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या यहां पे फिर से वही होगा क्या, कि मतलब H2 के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रिलीज होंगे, नहीं। इस बार क्या होगा, इस बार सिंपल सा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहां कैटलिस्ट चेंज करने की जरूरत है, तो भाई कोई जरूरत नहीं है, आपके जो कैटलिस्ट रहेंगे सेम रहेंगे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COOH, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो आई होप आपको दो चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि कंबंशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। अब इसकी देखिए पढ़ लेते हैं। व्हेन एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 एंड इट इज कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड। और देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है CH3COOH। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आप कहेंगे कि सर आपने तो दो चीजें लिख दी, यहाँ पर एथेनोइक एसिड लिख रहे हैं और यहाँ पे आप एसिटिक एसिड लिख रहे हैं। तो भाई बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे एथेनोइक लिख रहे हैं और वहाँ पे एसिटिक एसिड लिख रहे हैं तो ये इसका कौन सा नेम है, तो आप कहेंगे सर इसका ये सिंपल नेम है और ये IUPAC नेम है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या स्क्रीनशॉट आप लेने में थोड़ी से कैपेबल नहीं है तो आपको एक काम करना है। आप कहेंगे क्या सर, तो आपको भैया इसको लिख लेना है पॉज करके वीडियो। तो आई होप आपका ये हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यहां इसकी रिएक्शन किससे होनी है, सोडियम से। अब जब इसकी सोडियम से रिएक्शन होनी है तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो जब हमें इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, तो भाई सीधा सीधा है कि सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात यही आती है सर ये क्या होता है, तो देखते हैं भाई। बड़ा सिंपल सा है जिसको हम इजीली वे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसका फॉर्मूला लिखना है, एथेनोइक एसिड का। तो CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, तो आपको इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम से। अब किसका फॉर्मेशन होगा, तो आप कहेंगे कि सर जो सोडियम है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी खिचड़ी पकाने की जरूरत है। किस तरीके से, जो ऑक्सीडेशन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। आप कहेंगे सर सोडियम भी पॉजिटिव बनाता है, और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पॉजिटिव वाला किससे रिएक्ट करता है, नेगेटिव वाले से, और जो रिमेन सब्सटेंस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे,
CH3 CH2 ONA और रिलीज क्या होगा H, तो एक अकेले नहीं जाके किसका फॉर्मेशन कर लेगा H2 का। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ये क्लियर होता है तो इसका नाम क्या निकल के आता है, सोडियम एथॉक्साइड। नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो क्लियर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही आपका ये क्लियर होता है तो आई होप आपकी 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो। अब 4th प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अक्सर आपने अपने आसपास में जब आप कहीं रनिंग पे जा रहे हैं या ग्राउंड में जा रहे हैं तो कहते हैं भाई डिहाइड्रेट हो रहा हूं मैं। डिहाइड्रेट मतलब मेरे अंदर पानी की कमी हो रही है, तो पानी पी ले। गला सूख रहा है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, तो भाई पानी पी लो आप। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर रिलीज होगा। और वाटर किसमें से रिलीज होगा, तो आप कहेंगे सर जी वाटर रिलीज होगा किसमें से, एथेनॉल में। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एथेनॉल की। तो लिखिए फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। और जैसे ही आपको इसका फॉर्मूला पता है तो अब मैं कहूँ आपसे कितने डिग्री पे इसको गर्म कर दूं, तो आप कहेंगे सर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको गर्म करना है। और जैसे ही आप गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। मतलब यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से क्या निकलेगा H, और H और OH मिलके किसको रिलीज कर देंगे बाहर, H2O को। बचता क्या है, तो यहाँ पे बचता है CH2 और यहाँ पे क्या बचता है, तो आप कहेंगे सर CH2 और एक इसका बॉन्ड और एक इसका बॉन्ड मिलके क्या बना लेते हैं, एक और बॉन्ड बना लेते हैं। एक बॉन्ड ऑलरेडी था तो क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, नहीं उसको हम कहेंगे एथीन। तो आपसे पूछा जाए कि एथीन और एल्कीन में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे कोई नहीं डिफरेंस, मतलब बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा से ये है कि भाई एल्कीन ग्रुप का है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एल्कीन कह रहे हैं। अब एल्कीन में तो एल्कीन के अलावा एथीन भी आता है, प्रोपीन भी आता है, ब्यूटीन भी आता है, मतलब सारे के सारे कंपाउंड आते हैं। और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, किसके इंक्लूड, एल्कीन के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे ही आपको ये क्लियर होता है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने का ट्राई करते हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा, डीन्यूट्रिशन ऑफ एल्कोहल। अब ये क्या है, तो भाई इसको समझते हैं कि स्टोरी के थ्रू। कौन सी स्टोरी, तो सुनना ध्यान से मेरी बात। होता क्या है कि सपोज जैसे मेरी कोई फैक्ट्री हो वगैरह हो। अब जब मेरी कोई फैक्ट्री वगैरह होगी तो मैं क्या करूंगा, तो आप कहोगे सर आप क्या करेंगे, मुझे क्या पता। अब जब ऐसा हो रहा है तो भाई सपोज मेरी फैक्ट्री है तो मैं क्या करूंगा, उस फैक्ट्री में एल्कोहल बनवा रहा हूं। अब जब एल्कोहल बनवा रहा हूं, जो मेरे यहाँ वर्कर्स लगे हैं, अब देखिए जब मेरी फैक्ट्री है, किसी और की भी फैक्ट्री है, तो 24 और 7 आवर 24x7 आवर तो कोई बैठ नहीं सकता। अब जब नहीं बैठ सकता है तो क्या होगा, तो भाई सीधी सीधी बात उस चीज़ की चोरी होगी। अब जब चोरी होगी तो चोरी का मतलब ये नहीं है कि कंटेनर के कंटेनर ले गए, चोरी का मतलब ये है कि भाई वो खुद पी रहे हैं। अब जब वो खुद से पिएंगे तो क्या होगा, बड़ी समस्या होगी। मतलब जो ओनर रहेगा उसको तो भाई क्या है, प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे नहीं सर कैसी बातें कर रहा है, प्रॉफिट तो बिल्कुल ना होने वाला भाई। फिर क्या होगा, लॉस, और भारी लॉस होगा। अब भाई एक दिन हो तो चल जाए, 2 दिन हो तो चल जाए, लेकिन ये लगातार लॉस होता जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए एथेनॉल में मिलाया गया मैथिलीन। आप कहोगे ये सर क्या है, मैं समझा नहीं। मतलब एथेनॉल में हमने क्या मिला दिया, मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में क्या मिला दिया, मिथाइल एल्कोहल। कुछ रबड़ मिला दी और भी ऐसे सब्सटेंसेस मिला दे जो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और जब हमने इनमें ये मिलाया तो भाई ये ड्रिंकेबल नहीं बची, और जो ड्रिंकेबल नहीं बचती है उसी को हम क्या कहने लगते हैं, डीन्यूट्रिशन ऑफ एल्कोहल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो डीन्यूट्रिशन ऑफ एल्कोहल ऑल्सो नोन एज मिथाइल्ड स्पिरिट। अब मिथाइल्ड स्पिरिट क्या है कि मतलब इसमें जो मिथाइल एल्कोहल हमने मिलाया था वो है। और डीन्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंस टू एथेनॉल टू मेक इट अनफिट टू ह्यूमन कंजम्पशन। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, हमें इसको ऐसा बनाना है कि कोई इसको पी नहीं पाए। भाई उसका भी फायदा जो ओनर है
और बाकी उनका तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लुढ़क जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखते हैं पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल को समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, तो आपको एक चीज़ देखना है E20। आप कहोगे ये क्या होता है? तो भाई ये आपने देखा होगा जो व्हीकल्स आ रहे हैं जैसे एक्टिवा वगैरह है, तो इसके पीछे लिखा रहता है E20। एक स्लिप लगती है ऐसी, या जो टंकी रहती है उस पर ऐसी सी एक स्लिप लग जाती है, और जिसको हम पावर अल्कोहल कहने लगते हैं। कहते हैं कि सर भैया पावर पेट्रोल डलवा के है। मतलब क्या है? तो E20 का मतलब है 20%। क्या? तो आप कहेंगे सर एथेनॉल। मतलब जब 20 एल्कोहल में, ध्यान सुनना, एल्कोहल की हमने परसेंटेज कितनी ली है? 20, और जो पेट्रोल है वो कितना है? 80%। अब हमने 20% ये और 80% पेट्रोल का मिक्सचर मिला के क्या बना दिया? पावर अल्कोहल। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो यही लिखा है, पावर अल्कोहल इज अ मिक्सचर। अब भाई ये पता नहीं क्या हो गया है इसको यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल दैट यूज टू जनरेशन पावर एंड एज एन एडिव टू मोटर फ्यूल्स। मतलब इनका यूज करते हैं हम सीधा सीधा मोटर फ्यूल्स में। आई होप आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं। एथेनॉल हैज़ मैनी यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फ्यूल, जो आप पहले से समझ चुके हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो भाई अभी तो बात कर रहे थे किस चीज़ की? तो आप कहेंगे सर अभी तो बात करी थी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल और मिक्सचर बना लेंगे जिसको हम पावर अल्कोहल कहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अब सॉल्वेंट, तो भाई इसको किसी भी के साथ घोल दो, ये घुल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि ना? आपको पता होगा दो चीज़ें, जो सॉल्यूशन जिसका फॉर्मेशन होता है वो दो चीज़ों से होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम रहता है और सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। मतलब इसमें भी चीज़ों को घोला जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। एंटीसेप्टिक, मतलब इसका यूज़ कई जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको बनाने में किया जाता है। और लास्ट बचता है कि एथेनॉल इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक, परफ्यूम एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये इसके यूजेस हैं। तो आई होप आपने जब यहाँ तक इस लेक्चर को देखा होगा तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब जैसे ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।